कार्यक्रम के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र के लगभग सभी बिंदुओं पर बात कर चुके हैं और गहराई से उन्हें समझ भी चुके हैं। आज के सत्र से हम शुरू करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो कि सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में अक्सर प्रस्तावित रहता ही है। और हम जैसे कि सभी विषयों को पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत गहराई से, बहुत सरल तरीके से समझते हुए, इसी तरह से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसके लिए बच्चों ने बार बार मैसेजेस किए कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र जरूर पढ़ाइए, तो उनकी जो कठिनाइयां हैं वो संभवतः इन सत्रों से दूर हो पाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के सत्र में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांतों पर। प्लेटो, आप सभी जानते हैं कि एक यूनानी दार्शनिक थे और उनका काव्य सिद्धांत, उन्होंने कोई काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ नहीं लिखा। उनके काव्य सिद्धांत, क्योंकि वो एक दार्शनिक थे और एक खास तौर पर उनकी दृष्टि राजनीतिक दर्शन पर केंद्रित रही, तो उन्हीं संवादों के दौरान राजनीतिक दर्शन पर बात करते हुए उन्होंने अपने जो वक्तव्य काव्य सिद्धांत, काव्य कला के विषय में अपने दृष्टिकोण जो अभिव्यक्त किए, उन्हीं को यहाँ काव्य सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 3-4 बिंदु हैं खास, जिन पर हमें ध्यान देना है। पहली बात कि प्लेटो दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दूसरी बात कि वे उसी काव्य को श्रेष्ठ और श्रेयस्कर मानते हैं जो मानव के लिए कल्याणकारी है। तीसरी बात, वे प्रत्यय के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। और चौथी बात, वे काव्य और अन्य सभी कलाओं को अनुकरण मानते हैं। प्रत्यय का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इन्हीं 4 बिंदुओं को आप यदि ध्यान में रख लेंगे, तो प्लेटो से संबंधित कोई भी प्रश्न मेरी दृष्टि में आपके लिए गलत साबित नहीं होगा, आपके लिए बहुत आसान साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। हम हमेशा से ये करते हैं कि हम नींव से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्लेटो का समय क्या था। अब तक हम जिन भारतीय चिंतकों पर बात करते रहे, जिन काव्य सिद्धांत की बात करते रहे, उनके समय के विषय में भी हमने बात की, तो हम प्लेटो के समय के विषय में भी बात करेंगे। प्लेटो का समय 428 ईसा पूर्व से 348 और कहीं कहीं 347 भी मिलता है ईसा पूर्व के बीच माना गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भारत में मौर्य वंश का उदय भी नहीं हुआ था, उस समय यहाँ प्लेटो का उदय हो चुका था। प्लेटो यूनान के थे। यूनान के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है ग्रीस, और वहां के नागरिकों को कहा जाता है ग्रीक, और हिंदी में है ये यूनान। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप पाश्चात्य विद्वानों को पढ़ रहे हैं, तो उनके विषय में वो शब्द भी आपको पता होने चाहिए जो अंग्रेजी में उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए या उनके लिए प्रयोग में लाए गए। जैसे हम भारतीय काव्यशास्त्रियों को पढ़ते हैं, तो संस्कृत में उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया, उनके विषय में जो भी शब्दांश प्रयुक्त किए गए, उनकी हम चर्चा करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ भी उन सारे बिंदुओं को स्पर्श करेंगे जो इस संदर्भ में उपयोगी हैं। तो प्लेटो का समय 428 ईसा पूर्व से 348, कहीं कहीं 347 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। वे यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। यूनान के प्लेटो से भी पहले एक और दार्शनिक हुए। दार्शनिकों की एक लंबी परंपरा रही है यूनान में। तो यूनान में एक सुकरात नाम के दार्शनिक हुए, उनके शिष्य थे प्लेटो, और वे स्वयं भी एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो के पिता का नाम था एरिस्टोन और माता थी पेरिक्रिटियोन, और ये दोनों ही बहुत अच्छे एथेंस नगर में ये रहा करते थे, और एथेंस के प्रसिद्ध प्रभावशाली परिवारों में से ये थे दोनों। यानी उनके माता पिता का संबंध बहुत अच्छे उच्च कोटि के परिवारों से था। एरिस्टोन पिता है और माता है पेरिक्टियोन। स्पष्ट है कि प्लेटो एक बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते थे। सुकरात, जिनका समय, यानी प्लेटो के गुरु, जिनका समय 469 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, आपको ये जान
संभवतः पता होगा कि सुकरात को प्राण दंड दिया गया था और प्राण दंड के तौर पर उन्हें विष दिया गया था और कहा था कि वे इसे पी लें। तो जब सुकरात को प्राण दंड दे दिया गया तो प्लेटो का इस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा और उन्हें कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि जितने भी चरित्रवान, सच्चे और नैतिक नियमों के समर्थक व्यक्ति हैं, उनके लिए व्यवहारिक राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने व्यवहारिक राजनीति छोड़कर राजनीतिक दर्शन की ओर रुख कर लिया। एक बात यहां प्रसंगवश बता दूं दोस्तों कि सुकरात पर यह आरोप लगाया, सुकरात यूनान की सेना में थे, पहली बात। दूसरी बात, उन पर यह आरोप लगाया गया था क्योंकि वे देवताओं की के विरुद्ध उन्होंने कुछ एक शब्दों का इस्तेमाल किया जो शासन को गवारा नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ। तो उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वे उनकी आस्था को तोड़कर अनास्था की दिशा में उन्हें ले जा रहे हैं। दूसरी बात, वे प्रजातंत्र के बिल्कुल विरोधी थे। तो इन कुछ एक कारणों के कारण और खास तौर से युवा वर्ग को गुमराह करने के कारण उन्हें शासन के द्वारा प्राण दंड दिया गया और प्राण दंड के स्वरूप में उन्हें विष का प्याला पीने के लिए कहा गया, जो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। ये घटना स्वयं प्लेटो के सामने घटित हुई और इसका बहुत विपरीत प्रभाव प्लेटो के व्यक्तित्व पर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी, व्यावहारिक राजनीति यानी राजनीति में जो उनकी सक्रियता थी उसे छोड़ दिया और राजनीतिक दर्शन यानी अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने की ओर रुख कर लिया। सुकरात को नवयुवकों पर प्रतिपक्ष करने के आरोप में प्राणदंड दिया गया था, ये बात मैं कह चुकी। प्लेटो का ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध, बहुत सारे ग्रंथ लिखे प्लेटो ने, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक। इसमें राजनीतिक चिंतन उनका अभिव्यक्त हुआ है और दूसरा उनकी जो आदर्श राज्य की अवधारणा है वो यहां अभिव्यक्त हुई है रिपब्लिक में। तो रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो को यह विश्वास हो गया था कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए सक्रिय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं। सुकरात के प्राणदंड के बाद इसलिए क्योंकि वो जान गए कि सक्रिय राजनीति में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए सुकरात को प्राणदंड मिलते ही वे एथेंस से बाहर चले गए, यानी वो नगर यूनान का जहां वे रहा करते थे वहां से बाहर चले गए और उन्होंने अनेक स्थान, यूनान के निकटवर्ती अनेक क्षेत्रों की यात्रा की जिनमें मिस्र, सिसिली, इटली और यूनान के अनेक स्थान शामिल हैं। यानी उन्होंने अपने अवसाद को, जो धक्का उन्हें, जो आघात उन्हें पहुंचा था अपने गुरु को विष दिए जाने के कारण, उसको दूर करने के लिए यात्राएं की और मानव जीवन, उस समय का जो मानव जीवन था उसे बहुत निकट से देखा। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर उनकी दृष्टि टिकी वो थी कि लोग बहुत विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विलासी जीवन व्यतीत करने का मतलब है कि लोग अकर्मण्य हो गए हैं, यानी कर्मशील नहीं है। दूसरी बात, वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है और नैतिक मार्ग का पालन नहीं कर रहे। उनके समाज के प्रति, शासन के प्रति जो नैतिक दायित्व है उनका वे पालन नहीं कर रहे। जब उन्होंने समाज के लोगों की ये स्थिति देखी तो उनके मन में बहुत तेज हलचल हुई और उनको लगा कि उन्हें जैसे संसार से को त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा संसार, ऐसे विलासी जीवन से भरा हुआ संसार संभवतः एक उच्च कोटि के, प्लेटो जैसे उच्च कोटि के व्यक्ति के रहने के योग्य नहीं था। तो इसलिए विरक्ति जागृत हुई और एथेंस लौटकर उन्होंने ये संकल्प किया कि विरक्ति से काम नहीं चलेगा, संसार को त्यागने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संकल्प करना पड़ेगा कि इस संसार को, इस युवा पीढ़ी को सही किया जाए। वो अच्छी तरह से जानते, क्योंकि वो एक गुरु थे, वो एक अच्छी तरह से जानते थे इस बात को कि बड़े लोगों को समझाने, उनको मार्गदर्शन देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि जिस दिशा में मुड़नी चाहिए थी वो मुड़ चुकी है, परिपक्व हो चुकी है और उसे कहीं किसी और दिशा में मोड़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल अवश्य है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देंगे और इस उद्देश्य से उन्होंने 387 ईसा पूर्व में एक अकादमी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यवस्थित रूप देना और इसके माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन करना।
प्लेटो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्रत्ययवादी दार्शनिक होने का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ होता है विचार। तो जो दार्शनिक प्रत्ययवादी होते हैं दोस्तों, उनकी मूल धारणा होती है कि प्रत्येक कृति, इस संसार की जितनी भी रचनाएं हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु विचार से जन्म लेती है। पहले निर्माता के मन में उस वस्तु के प्रति, वस्तु के स्वरूप को लेकर के एक विचार उत्पन्न होता है और उसी विचार को वो साकार कर किसी भी कलाकृति का रूप देता है। तब इस धारणा को व्यक्त करने के कारण प्लेटो को प्रत्ययवादी दार्शनिक कहा गया, जो वस्तु से पूर्व उसके विचार की सत्ता के समर्थक थे। इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि काव्य सिद्धांत का ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपने जीवन के शेष 40 वर्षों तक, यानी 387 में उन्होंने अकादमी की स्थापना की और उसके बाद उनका जो शेष 40 वर्षों का जो जीवन था, उन 40 वर्षों में वे अकादमी में ज्ञान विज्ञान अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों का संचालन करते रहे, यानी युवाओं का मार्गदर्शन करते रहे। यही कार्य करते हुए प्लेटो ने एपोलॉजी अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्षमा। तो एपोलॉजिया यूनानी भाषा में ये शब्द इस तरह से बनता है, जिसका हिंदी अर्थ है क्षमा। कैसा संवाद? क्योंकि संवाद शब्द यहाँ इसलिए इस ग्रंथ के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लेटो ने एपोलॉजिया नामक ग्रंथ में जो क्षमा का भाव व्यक्त किया है वो संवादों के जरिए व्यक्त किया है। इसलिए, और ये क्षमा किसकी है? ये उन्होंने अपने गुरु सुकरात के माध्यम से उनके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सुकरात से संबंधित है ये क्षमा। तो एपोलॉजिया जो संवाद शैली में लिखा गया है और एपिस्टल्स जो आलेख हैं। आलेख कैसे हैं? ये एक प्रकार से पत्र हैं, यानी पत्र लिखे गए हैं एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को और उसके माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। तो अकादमी में कार्य करते हुए प्लेटो ने अपोलोजिया जो संवाद शैली में है और एपिस्टल्स जो आलेखों का संग्रह है, और वो आलेख कैसे हैं? पत्र शैली में लिखे गए आलेख हैं। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना उन्होंने की। प्लेटो के विचारों पर सुकरात के विचारों का गहरा प्रभाव था। जाहिर सी बात है कि गुरु के विचारों का शिष्य के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता ही है। प्लेटो ने कुल 36 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 23 संवाद हैं, यानी गुरु शिष्य के संवाद के जरिए इस बात को कहा गया है, और 13 आलेख या पत्र हैं। इन ग्रंथों में चिंतक और दार्शनिक प्लेटो के दर्शन, विज्ञान और राजनीति विषयक विचार संकलित हैं। ध्यान देंगे कि जितने भी ग्रंथ प्लेटो ने लिखे, उन सभी ग्रंथों में उन्होंने किस पर अपने विचार व्यक्त किए? दर्शन पर, विज्ञान पर और राजनीति पर। और इन्हीं पर चर्चा करते हुए उन्होंने प्रसंगवश काव्य और कलाओं के संबंध में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। इन ग्रंथों में से पॉलिटिया यानी द रिपब्लिक, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और नोमोई यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कानून, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र पर प्लेटो ने अलग से कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अपितु राज्य शास्त्र पर विचार व्यक्त करते हुए प्रसंगवश उन्होंने कवि, कलाकार और उनकी कलाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। अब बात आती है कि प्लेटो का काव्य सिद्धांत जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, उन काव्य सिद्धांतों के मूल बिंदु क्या हैं, उनका आधारभूत जो दर्शन है वो क्या है। प्लेटो का चिंतन अपनी युगीन परिस्थितियों से परिचालित था यानी संचालित था, नियंत्रित था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो आलोचक हो या चिंतक हो, उसकी विचारधारा हमेशा अपने समय की परिस्थितियों, अपना समकालीन परिवेश से प्रभावित और संचालित होती ही है। तो उसी स्थिति में, उसी तरीके से प्लेटो के जो विचार थे, जो राजनीतिक, जो दार्शनिक विचार थे, वो भी अपने युग की परिस्थितियों से संचालित थे। पेलोपोनेसियन युद्ध में 431, ये युद्ध हुआ था 431 से 404 ईस्वी के मध्य, यानी लगभग 27 वर्ष चला ये युद्ध में स्पार्टा के विरुद्ध एथेंस की पराजय ने उनकी जीवन दृष्टि को नैतिकता और तर्क की कठोर सीमाओं में कस लिया। अब इस युद्ध की चर्चा करते हैं। दोस्तों, बचपन में आपने कहानियों में एक स्पार्टा और एथेंस के युद्ध की चर्चा अवश्य सुनी होगी, जिसमें कहा गया था कि एक लकड़ी के घोड़े में
सैनिक घुस करके बैठते हैं और शत्रु पर अचानक आक्रमण करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तो वही उससे संबंधित किंवदंती वो कितनी सही है या केवल एक कहानी मात्र है, इसके विषय में तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसी युद्ध की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, यानी एथेंस और स्पार्टा, जो कि दो यूनान के बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे और एथेंस का प्रभुत्व वहां स्थापित था। तो दोनों के बीच सत्ता को लेकर, अपने क्षेत्र के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने को लेकर संघर्ष रहता था और हमेशा पलड़ा एथेंस का भारी रहता था। लेकिन पेलोपोनेसियन युद्ध में निर्णायक जो विजय हुई वो स्पार्टा की हुई। तो यानी पराजय किसको मिली? एथेंस को मिली। और प्लेटो कहां के नागरिक थे? एथेंस के नागरिक थे। तो जब एथेंस को पराजय मिली तो उन्होंने उन पराजय के युद्ध में उन पराजय के कारणों का विश्लेषण किया और उन्हें लगा कि नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण संभवतः एथेंस को ये पराजय मिली है। और उनकी दृष्टि बिल्कुल बदल गई और उन्होंने अपने आप को नैतिकता यानी अपनी विचारधारा को नैतिकता और तर्क की कठोर सीमाओं में कस लिया। नैतिक मूल्यों को दृष्टि में रखकर ही उन्होंने हर स्थिति का, हर बिंदु का विश्लेषण किया और उस पर अपने विचार व्यक्त किए। और दूसरा, उन्होंने जो भी विचार व्यक्त किए उनको तर्क की कठोर कसौटी पर भी कसा। उनकी दृष्टि में काव्य भी वही श्रेयस्कर था जो तर्क की कसौटी पर अपने श्रेष्ठता को प्रमाणित कर सके। तो ये बदलाव जो उनके दृष्टिकोण में आया वो था पेलोपोनेसियन युद्ध, जिसमें एथेंस की पराजय हुई थी। यानी अब ये बात स्पष्ट हो गई कि प्लेटो के विचारधारा, प्लेटो का चिंतन अपनी युगीन परिस्थितियों के से प्रभावित था। प्लेटो का समय, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं, 428 से 347 ईसा पूर्व, और उससे पहले समाज में कवियों की बहुत सम्माननीय स्थिति थी, आदरणीय स्थिति थी, उच्च स्थिति थी और उन्हें उपदेशक, मार्गदर्शक यानी समाज को दिशा देने वाला, काव्य और संस्कृति के ज्ञाता के और शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाता था। यानी उन्हें बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में देखा जाता था। होमर, जो कि अंग्रेजी साहित्य के एक तरह से पिता माने जाते हैं, वो इस युग के प्रसिद्ध कवि थे, जिनके दो काव्यों के नाम आपने सुने होंगे, इलियड और ओडेसी। ये दोनों महाकाव्य हैं। इन काव्यों को उस समय इतना लोग पढ़ते थे जैसे हमारे यहाँ जो जीवनदायी जो ग्रंथ है हमारे, जैसे मान लीजिए भगवत गीता, उसे हम रामचरितमानस, उसे हम जिस दृष्टि से देखते हैं, जिस सम्मान, आस्था और श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, जिसे जीवन की निर्देशिका के तौर पर पढ़ते हैं, उसी तरीके से उस युग में यानी प्लेटो के युग में होमर के इलियड और ओडेसी काव्यों को पढ़ा जाता था। जीवन की निर्देशिका मानकर जीवन के समस्याओं के समाधान उनमें ढूंढे जाते थे। उसने अपने काव्य में, अब होमर ने जो काव्य लिखे इलियड और ओडेसी, उसमें देव युद्धों का वर्णन किया और यही काव्य को लेकर प्लेटो की जो आपत्तियां थी उनकी मूल जड़ है, मूल आधार है। क्योंकि वो दिव्य दैवीय सिद्धांतों में विश्वास करते थे, तो प्लेटो का मानना था कि जब देवताओं के युद्धों का कोई भी कभी वर्णन करेगा तो उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनका द्वेष वो भी चित्रित करेगा। जबकि देवता दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, उनमें ये ईर्ष्या, द्वेष आदि का चित्रण कर एक तरह से कवि समाज को गुमराह करता है। क्योंकि जब देवता इस तरह की भावनाओं की अभिव्यक्ति करेंगे तो समाज भी उनका अनुकरण कर इन्हीं प्रकार की दूषित वृत्तियों से संचालित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर, इसको आपको ध्यान में रखना है, इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर काव्य के विरोधी, अन्य कलाओं की विरोधी बातें, विरोधी तर्क, विरोधी विचार उन्होंने यानी प्लेटो ने प्रस्तुत किए। प्लेटो को किस बात से आपत्ति थी कि होमर ने अपने इलियड और ओडेसी महाकाव्यों में देव युद्धों का जो वर्णन किया है उससे आपत्ति थी। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। होमर के लिए अपनी तमाम शुभाशंसाओं के बावजूद, शुभाशंसाएं यानी प्रशंसा भाव, वो होमर के कुछ चीजों के काव्य के कवि के रूप में उनकी काफी प्रशंसक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके काव्य का जब सामाजिक उपादेयता और नैतिकता की दृष्टि से मूल्यांकन किया तो उन्हें लगा कि होमर का काव्य सामाजिक दृष्टि से उपादेय नहीं है। उपादेय यानी उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें देव युद्धों का वर्णन है और देव युद्धों के वर्णन के माध्यम से होमर समाज को क्या दे रहे हैं?
ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, युद्ध आदि की भावनाएं दे रहे हैं, जो कि समाज के विकास के लिए, एक राज्य के विकास की दृष्टि से कल्याणकारी नहीं है। दूसरी बात, नैतिकता विहीन, क्योंकि ये जितने भी ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाएं हैं, ये छल कपट, ये सब नैतिकता के विरुद्ध जाती हैं, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध जाती हैं, इसलिए उन्होंने इस कविता का समर्थन नहीं किया। यहीं से वो बिंदु शुरू होता है जब कविता पर प्लेटो ने आक्षेप लगाने शुरू किए। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कविता ही प्लेटो की दृष्टि में सच्ची कविता थी। और कैसी हो, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी होगी तो नैतिक मूल्यों की समर्थक भी होगी। प्लेटो को यह सहन नहीं था कि कवि अपने काव्य में देवताओं को कुटिल, पापी, षड्यंत्रकारी, क्रूर, लालची और असत्यवादी चित्रित करें, क्योंकि इससे पाठकों पर बुरा प्रभाव पड़ने का भय था। इस बात को हम चर्चा कर चुके। प्लेटो ने एक महान दार्शनिक, सुधारक तथा नई शिक्षा पद्धति के संचालक के दृष्टिकोण से कविता पर अपने विचार व्यक्त किए, यानी न कि विशुद्ध कलाकार या काव्य शास्त्री के नाते। हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों कि प्लेटो कोई काव्य शास्त्री नहीं थे। उन्होंने विशेष तौर पर कविता पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए, बल्कि वो क्या थे, वो एक दार्शनिक थे, वो एक सुधारक थे, और उन्होंने अपनी अकादमी, जिसकी स्थापना उन्होंने 387 ईसा पूर्व में की थी, उसकी नई शिक्षा पद्धति का जो संचालन उसके माध्यम से किया था, इन सब बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कविता पर अपने विचार व्यक्त किए। एक काव्य शास्त्री या विशुद्ध कलाकार के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने नहीं की। प्लेटो ने कवि, कलाकार और उनकी कृतियों को, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, राजनीति, शासन व्यवस्था और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में देखा। यानी उन्होंने साहित्य को और अन्य जितनी भी कलाएं हैं, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि, स्थापत्य कला, इन सब कलाओं को किस दृष्टि से देखा, राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि कैसे होगी कि ये जो कला है, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो मूर्ति कला है, चाहे वो संगीत कला है, ये राज्य के लिए कल्याणकारी है या नहीं। यदि कल्याणकारी है तो वो श्रेष्ठ है उनकी दृष्टि में, यदि नहीं है तो वे उसके आलोचक थे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण ये हुआ। शासन व्यवस्था की दृष्टि से दृष्टिकोण क्या हुआ कि शासन व्यवस्था की सुंदर रूप को स्थापित करने में, मानव कल्याणकारी शासन व्यवस्था को स्थापित करने में ये कलाकृति कितनी उपयोगी है, इस दृष्टि से उन्होंने सोचा। और नैतिकता, यानी समाज में नैतिक मूल्यों के विकास की दृष्टि से ये कितनी उपयोगी है, इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रखकर उन्होंने सारी कलाकृतियों के संदर्भ में, उनकी उपयोगिता के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। अब ये तो हुआ उनका मूल आधार, उनके काव्य संबंधी सिद्धांतों का। मैंने आपको बताया था कि 4 बातों पर हमें ध्यान देना है। उनमें से पहली बात है कि प्लेटो ने काव्य को दैवीय प्रेरणा माना। कैसे माना? प्लेटो दैवीय प्रेरणा में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के मूल में दैवीय प्रेरणा काम करती है। यानी जब भी कभी कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो प्लेटो, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करते थे, आस्थावादी व्यक्ति थे, दार्शनिक थे, तो वे ये मानते थे कि मनुष्य के हृदय में दिव्य जो भावनाएं हैं, जो देवता हैं, वही उनके विचारों के रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यानी दैवीय कविता भी दैवीय प्रेरणा का ही प्रतिफल है, ऐसी मान्यता थी प्लेटो की। कवि और कलाकार भी दैवीय प्रेरणा के वशीभूत होकर ही काव्य रचना और कलाकृतियों का सृजन करते हैं। यानी कवि जो कुछ भी लिखता है वो दैवीय प्रेरणा से लिखता है। उनके अनुसार कवि के भीतर जितनी भी नई उद्भावनाएं, नए विचार जो उत्पन्न होते हैं, नई अभिव्यक्तियां जो उत्पन्न होती हैं, भावावेश और कला से नहीं वरन दैवीय प्रेरणा से होती हैं। वो किसी भाव के आवेग के कारण नहीं होती, बल्कि उनके मूल में दैवीय प्रेरणा विद्यमान होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वे काव्य को और अन्य कलाओं को मनुष्य के द्वारा निर्मित उसकी प्रतिभा का प्रतिफल नहीं मानते थे, बल्कि उसके हृदय में विद्यमान दैवीय प्रेरणा का प्रतिफल मानते थे। ये एक बिंदु है उनके काव्य कला संबंधी सिद्धांत का। दूसरी बात, उपयोगी काव्य की उन्होंने प्रशंसा की और अनुपयोगी काव्य को उन्होंने समाज की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयोगी मानने के कारण उसे हेय दृष्टि से देखा, उसे निम्न कोटि का काव्य माना। उनके अनुसार उत्कृष्ट काव्य उच्च भावनाओं, उच्च विचारों और ज्ञान का संचार करता है।
अतः वह समाज के लिए उपयोगी होता है। इसके विपरीत जो निम्न कोटि का काव्य है वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं निभाता, यानी नैतिक मूल्यों का विकास नहीं करता। मनुष्य के जो सामाजिक लोग हैं, जो जनसाधारण है, जो आम आदमी है, उसके चारित्रिक उत्कर्ष में अपनी भूमिका नहीं निभाता। समाज में अनैतिकता और भ्रष्टाचार फैलाता है और उच्च आदर्शों को जो पहले से मौजूद है समाज में उन्हें दुर्बल करता है, उनके प्रति अनास्था का भाव जगाता है। यानी निम्न कोटि का जो काव्य है वो व्यक्ति की आस्था पर चोट करता है। निम्न कोटि का काव्य ज्ञान, धर्म और नीति विरोधी होने के कारण अग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। ग्रहण करने योग्य नहीं। आगे चलते हैं। उनके अनुसार कविता भले लोगों को भी प्रभावित कर सन्मार्ग से विचलित कर सकती है। यानी इस बिंदु का अर्थ क्या हुआ कि वे कविता के प्रभाव से अच्छी तरह से परिचित थे और उन्हें यकीन था कि यदि कविता में गलत भावनाएं यानी अनैतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाएगी तो उन कविताओं में इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अच्छे लोगों को प्रभावित कर उन्हें भी सन्मार्ग से विचलित कर सकती हैं, यानी उन्हें भी अपने पथ से भटका सकती हैं। इसलिए उन्होंने किसकी प्रशंसा की? उपयोगी काव्य की। कौन सा उपयोगी? जो समाज और शासन व्यवस्था की दृष्टि से उपयोगी है। ये उनकी काव्य कला के सिद्धांत का दूसरा बिंदु है। प्लेटो की मान्यता थी कि बच्चे जिन कथा कहानियों को सर्वप्रथम सुने वे उदात्त विचारों की आदर्श हों, क्योंकि नैतिक मूल्यों के समर्थक थे प्लेटो। तो उन्होंने कहा जो भी समाज में कहानियां हैं जिनमें छल, कपट, धोखा, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुरी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वे बच्चों को पढ़ाई ही नहीं जानी चाहिए। उनको क्या पढ़ाया जाना चाहिए? उदात्त जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने वाली यानी अच्छी सद्भावनाएं, अच्छे गुणों को अभिव्यक्त करने वाले विचारों से युक्त कहानियां उन्हें पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बाल्यकाल से ही उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो और श्रेष्ठ गुणों का विकास हो और वो देश के अच्छे, गुणवान, नैतिक मूल्यों के समर्थक नागरिक बने। वे मात्र मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उद्दीप्त करने वाली न हो। यानी जितनी भी रचनाएं हैं, काव्य कलाएं हैं, वे मनोरंजन के उद्देश्य से न लिखी जाएं और ना ही मनोरंजन की दृष्टि से उनमें निम्न कोटि की भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाए, छल कपट के द्वारा या काम वासनाओं के द्वारा उनके जो पाठक हैं या जो जनसाधारण है उनके आवेगों को गलत दिशा, प्रबल रूप देकर जो उनके छिपे हुए आवेग हैं, जो उनकी बुरी वृत्तियां हैं, उनको उभारने का प्रयत्न न किया जाए। प्लेटो का विचार था कि उनके समय की जो कविता थी वो यही कार्य कर रही थी, क्योंकि होमर ने भी देव युद्धों का वर्णन कर इसी प्रकार का कार्य किया था। प्लेटो ने श्रेष्ठ और उच्च नैतिक मूल्यों वाली कविता की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, यदि कविता के प्रशंसक यह सिद्ध करें कि कविता न केवल आनंदप्रद है यानी आनंद देने वाली तो है ही, वरन वह समाज और मानव जाति के लिए उपयोगी भी है, तो वास्तव में यह हमारे लिए महान हित की बात होगी। यानी दो बातें उन्होंने महत्वपूर्ण मानी कि मनोरंजक हो कविता लेकिन साथ में उपयोगी भी हो। केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी जाने वाली कविता को वो समाज की दृष्टि से हेय और निम्न कोटि का मानते थे। प्लेटो को कविता उस सीमा तक स्वीकार्य है जहां तक वह राज्य और मानव जीवन के लिए स्वस्थकर और लाभप्रद हो। यानी मानव जीवन के लिए जब उपयोगी है, राज्य के लिए जब उपयोगी है, तो वो कविता को वो श्रेष्ठ मानते थे उस कविता को, और बाकी जो कविताएं अनुपयोगी हैं मानव की दृष्टि से और राज्य की दृष्टि से, उन्हें वे कविता नहीं मानते थे, उन्हें वो श्रेष्ठ नहीं मानते थे। वे श्रेष्ठ कवियों को परमात्मा की वाणी अभिव्यक्त करने वाला मानकर संतों और पैगंबरों की कोटि में रखते हैं। अभी हमने पढ़ा दैवीय प्रेरणा के विषय में, जहां प्लेटो ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कवि जो भी विचार अभिव्यक्त करता है, जो भी सृजन में अपनी काव्य कृतियों में जो कुछ भी अभिव्यक्त करता है, वह वास्तव में भावनाओं का आवेग नहीं होता, बल्कि दैवीय प्रेरणा से ही वो अभिव्यक्ति सामने आती है। तो यही कारण है कि उन्होंने कवियों की वाणी को किसकी वाणी माना? परमात्मा की वाणी माना। और इसलिए क्योंकि वो परमात्मा की वाणी को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो काम पैगंबर भी करते हैं, धार्मिक साधु संत भी करते हैं, तो इस दृष्टि से उन्होंने कवियों को संतों और पैगंबरों की कोटि में रखा। वे मानते हैं कि उनके माध्यम से परमात्मा स्वयं हमसे बात करता है। अपने एक ग्रंथ में वे लिखते हैं, गॉड टेक्स अवे द रीजन फ्रॉम द पोएट्स एंड यूजेस देम एज हिज मिनिस्टर्स। मतलब क्या है कि
जब दैवीय प्रेरणा से भगवान के वाणी को कवि अभिव्यक्त करते हैं तो वास्तव में जो ईश्वर है वो उनसे उन्हें बोलने का जो अधिकार है, बोलने का जो कारण है, रीजन मतलब कारण है, उससे वंचित कर देता है। कारण कौन हो जाता है? स्वयं ईश्वर हो जाता है। तो गॉड टेक्स अवे द रीजन फ्रॉम द पोएट्स, पोएट्स यानी कवि, एंड यूजेस देम, और उनको इस्तेमाल करता है। कौन करता है? ईश्वर इस्तेमाल करता है कवियों को, देम एज हिज मिनिस्टर्स। जैसे राजा अपने मंत्रियों के माध्यम से कार्य कराता है, उसी तरह से ईश्वर कवियों को अपने मंत्रियों की तरह इस्तेमाल करता है अपनी भावनाएं, अपनी विचारधाराएं अभिव्यक्त करने के लिए। ही ऑल्सो यूजेस द प्रोनाउंसर्स ऑफ ओरेकल्स। इस शब्द को समझ लेना जरूरी है दोस्तों। प्राचीन यूनान में ओरेकल्स एक ऐसे स्थान हुआ करते थे जहां पर पुरोहित, पंडे आदि रहा करते थे, और वे लोग, उनके पास यूनान के लोग इस दृष्टि से जाते थे कि वे अपने भविष्य के विषय में कुछ जाने, और उनके जो प्रोनाउंसर्स यानी उन उस वाणी को बताने वाले यानी भविष्यवाणी को करने वाले जो थे वो संत और पैगंबर कहलाते थे, और उनकी वाणी देववाणी कहलाती थी। तो उन्होंने कहा न केवल कवियों के माध्यम से ईश्वर अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, बल्कि ओरेकल्स में यानी उन देवस्थानों में जहां पर भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां की जाती है, वहां पर जो भविष्यवाणी करने वाले प्रोनाउंसर्स यानी संत हैं, होली प्रॉफिट्स यानी धार्मिक पैगंबर हैं, इन ऑर्डर उनके माध्यम से भी ईश्वर ही बोलता है, इन ऑर्डर दैट वी हु हियर देम मे नो देम टू बी। क्योंकि क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हमें, जो कि हम जिन जो उनकी वाणी को सुनने वाले लोग हैं, दैट वी यानी हम, जो उनकी वाणी को सुनने वाले हैं, हमें ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्पीकिंग नॉट ऑफ देमसेल्व्स, कि ये जो बोल रहे हैं, जो संत हैं, कवि हैं या पैगंबर हैं, स्पीकिंग नॉट ऑफ देमसेल्व्स, ये अपने विचार नहीं बोल रहे हैं, बल्कि क्या? हु अटर दीज प्राइसलेस वर्ड्स while bereft to reason, but that God himself is the speaker and through them he is addressing us। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो कुछ भी वे लोग बोल रहे हैं, कौन से शब्द? बहुमूल्य शब्द, प्राइसलेस यानी बेशकीमती शब्द जो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेरेफ्ट यानी वंचित कर दिया गया है। जो बोलने वाले हैं उन्हें किससे वंचित कर दिया गया है? रीजन से, यानी वे स्वयं इस वाणी को बोलने वाले हैं, इस अधिकार से उन्हें ईश्वर ने वंचित कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो बोला जा रहा है वो स्वयं ईश्वर हमसे बोल रहा है और हमको संबोधित कर कह रहा है। इस पूरे के पूरे कथन को, ये डायलॉग्स ऑफ प्लेटो यानी प्लेटो के संवाद, एक रचना है। हमने पढ़ा कि बहुत सारी रचनाएं उनकी संवाद के रूप में है, तो उसमें उन्होंने ये बात कही दैवीय प्रेरणा से संबंधित, और इस बात को उनके इस कथन का उनके काव्य कला संबंधी सिद्धांतों में विशेष महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि न केवल धार्मिक संतों और पैगंबरों की वाणी के रूप में ईश्वर बोलता है, बल्कि कवियों की वाणी के रूप में भी ईश्वर बोलता है। यानी कवियों की काव्य कला को वे स्वतः स्फूर्त भावावेग का प्रतिफल परिणाम नहीं मानते, बल्कि दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न हुई अभिव्यक्ति मानते हैं। अब बात आती है उनके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की काव्य कला के संबंध में, अनुकरण का सिद्धांत। प्लेटो ने काव्य को अनुकृति माना, यानी अनुकरण करके किसी को देखकर उसके आधार पर हम अपनी कोई भी कलाकृति बनाए, वो अनुकृति कहलाएगी। तो अनुकृति माना और अनुकरण, इसी के आधार पर अनुकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह अनुकरण को सभी कलाओं की मौलिक विशेषता, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। कौन सी कलाएं? साहित्य, संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला आदि जितनी भी कलाएं हैं, उनकी मूलभूत विशेषता प्लेटो की दृष्टि में क्या है? अनुकरण। क्योंकि कोई भी कृति पूरी तरह से मौलिक नहीं होती, अनुकरण के द्वारा निर्मित होती है। अब इस बात को वो आगे स्पष्ट करेंगे। कलाओं का जन्म सृष्टि की सर्वोत्तम और श्रेष्ठ वस्तुओं के जन्म का अनुवर्ती है, यानी सबसे पहला जो कलाकार है वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने क्या बनाया? सृष्टि। और सृष्टि को ये जितने भी तत्व हैं, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, चंद्रमा है, आकाश है,
पृथ्वी है, सरोवर हैं, झीलें हैं, सागर हैं, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि हम मनुष्य भी, हम सब किसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं? ईश्वर के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मनुष्य का चित्र बनाता है, अगर कोई पेड़ का चित्र बनाता है, नदी का, नहर का चित्र बनाता है, तो वो सब ईश्वर का की जो कला है, उसके अनुकरण पर बनाता है। अब क्योंकि हर कलाकृति के मूल में वो प्रत्ययवादी दार्शनिक है, तो किसको मानते हैं? विचार को मानते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर के मन में क्या उत्पन्न हुआ? विचार। और उस विचार का अनुकरण करके उन्होंने क्या बनाई? सृष्टि। और उस सृष्टि का अनुकरण कर मनुष्य ने बनाई वस्तुएं, यानी कलाकृतियां कह लो इनको। और इसको आगे वे बहुत अच्छे सुंदर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो यानी ईश्वर ने अपने विचार का अनुकरण करके सृष्टि बनाई, और सृष्टि की इन वस्तुओं को देखकर अगर चित्रकार वृक्ष बनाता है या कोई प्राकृतिक दृश्य बनाता है, तो वो ईश्वर के विचार के अनुकरण से बनाई हुई सृष्टि का अनुकरण करता है। यानी ईश्वर का जो विचार सत्य है, उससे ये दुगनी दूर हो जाता है। यानी वास्तविक सत्य नहीं होता, अनुकरण होता है। यही अनुकरण का मूल आधार है। आगे चलते हैं। हाँ, कलाओं के द्वारा केवल मनोरंजन के लिए सत्य के आंशिक बिंबों का निर्माण हुआ। और प्लेटो क्या मानते हैं कि जितनी भी कलाएं हैं, उनको, उनके बिंब क्यों बनाए गए, क्यों उनका विकास हुआ? क्योंकि वो अपने नागरिकों का, मनुष्यों का मनोरंजन करना चाहती थी। इसलिए चित्रकला के माध्यम से उन्होंने मनोरंजन करने की कोशिश की, काव्य कला के माध्यम से मनोरंजन करने की कोशिश की, मूर्तियों के माध्यम से, और ये सब अनुकरण के आधार पर बनाई गई। प्लेटो ने कहा सभी कलाएं, चाहे वे चित्रकला, संगीत कला या ऐसी ही अन्य कलाएं हों, मूलतः तत्वतः एक है। क्यों एक है? क्योंकि वे सब अनुकरण हैं। कुछ और भी कलाएं हैं जिनका अभिप्राय इन कलाओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये है चिकित्सा कला, कृषि कला या अन्य ऐसी ही कलाएं। स्पष्ट है, चिकित्सा क्योंकि जीवन के लिए उपयोगी है, कृषि क्योंकि जीवन के लिए उपयोगी है। तो जो उपयोगी हैं उनको ही प्लेटो ने श्रेष्ठ कलाओं की कोटि में रखा। स्पष्ट है कि काव्य आदि ललित कलाओं को प्लेटो ने चिकित्सा आदि उपयोगी कलाओं की अपेक्षा निम्न कोटि का माना, हेय माना, निम्न कोटि का माना। प्लेटो ने कहा कि मूल तत्व का अनुकरण उपयोगी कलाओं में होता है और उनका भी अनुकरण ललित कलाओं में होता है। काव्य अनुकरण का अनुकरण है, इसलिए सत्य से दुगना दूर हो जाता है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। इसलिए अपनी प्रकृति में वो क्या है? मिथ्या है। और इसीलिए काव्य की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते प्लेटो। अब तीसरा बिंदु आता है प्रत्यय सिद्धांत। प्रत्यय जिसका अर्थ होता है विचार। प्लेटो का कला विषयक सिद्धांत प्रत्यय सिद्धांत से गहरा संबंध रखता है। रिपब्लिक में, अपने जो उनका ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्यय अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। यानी मूल सत्य क्या है? प्रत्यय यानी विचार। वस्तुएं पहले विचार के रूप में कल्पित होती है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि हम जब भी कुछ लिखना चाहते हैं, जब भी कोई कलाकृति बनाना चाहते हैं, और चाहे हम कोई नए प्रकार की सब्जी ही बनाना क्यों ना चाहें, हम पहले मस्तिष्क में उससे संबंधित विचार बनाते हैं। पहले विचार जन्म लेता है, उसके बाद हम उसे क्रियाशील रूप में सामने लाते हैं। तो कह रहे हैं कि पहले जो भी वस्तुएं बनती हैं वो पहले विचारों के आधार पर कल्पित होती हैं, तदुपरांत व्यावहारिक रूप ग्रहण करती हैं और उसके बाद वो व्यावहारिक रूप में आती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विचार। चूंकि विचार ही अंतिम सत्य है। क्यों अंतिम सत्य है? क्योंकि विचार से ही तो सब कुछ बना है अनुकरण पर। तो विचार अंतिम सत्य है, इसलिए जगत में दृश्यमान सभी वस्तुएं उसी की प्रतिकृति है। जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब किसकी प्रतिछवि है, किसकी छाया है? उस विचार की छाया है, उस विचार का अनुकरण है। और इसलिए वो सत्य से एक बार दूर है। और दुगनी बार दूर कौन है? एक बार दूर है। क्यों ये एक बार दूर है संसार में सृष्टि के उपादान? क्योंकि परमात्मा के मस्तिष्क में, ईश्वर के मस्तिष्क में सृष्टि के निर्माण का पहले विचार जन्मा और उस विचार का अनुकरण कर उन्होंने ये सृष्टि बनाई, सृष्टि के सारे तत्व बनाए। तो विचार का अनुकरण यानी एक कदम दूर। जब उन सृष्टि के तत्व जो कि परमात्मा के विचार का अनुकरण है, उनको देखकर जब कोई कलाकार या कोई कवि कोई काव्य कृति या कलाकृति बनाता है, तो वो उससे सत्य से, जो विचार सत्य है, उससे दुगनी दूर
ये प्रत्यय के सिद्धांत का मूल आधार है। जब कोई कलाकार उन्हें चित्रित या निर्मित करता है तो वे सत्य से दुगनी दूर हो जाती हैं, क्योंकि सत्य क्या है? परमात्मा का विचार। वस्तुतः प्लेटो ने मूल सत्य का जनक ईश्वर को माना और उस सत्य की अनुकृति सृष्टि को और इस अनुकृति का अनुकरण काव्य या अन्य कलाकृति को माना। उन्होंने कहा कि दृश्यमान जगत की वस्तुएं जिनके उद्गम का स्रोत ही, क्योंकि उनका जन्म ही किससे हुआ है? विचार, प्रत्यय यानी विचार, विचार से हुआ है। जब वे अधूरी हैं तो उनसे द्वारा उत्पन्न हुई फिर से अनुकरण के आधार पर बनाई गई कलाकृतियां तो और भी अधूरी हैं, अपूर्ण हैं। अतः कलाकृतियां मनुष्य को क्या करती हैं? सत्य से दूर ले जाती हैं। यानी प्लेटो की दृष्टि में काव्य मनुष्य से दूर ले जाता है, सत्य के निकट नहीं लाता, इसलिए वो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी और कल्याणकारी नहीं है। इस प्रकार कला सत्य की प्रतिपादिका नहीं बल्कि सत्य की घातिका है, यानी सत्य को नष्ट कर एक अलग बिंब प्रस्तुत करने वाली है। इसलिए कलाकृतियां न तो चारित्रिक उन्नयन में सहायक होती है और न राष्ट्र कल्याण में। प्लेटो का कहना था कि जब कलाकृतियां मिथ्या हैं, सत्य से दूर ले जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वे मनुष्य के चरित्र का उत्थान कैसे कर सकती हैं, उत्कर्ष कैसे कर सकती हैं, मनुष्य के चारित्रिक विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं और कैसे किसी भी राष्ट्र का कल्याण कर सकती है। क्योंकि जब सच्चरित्र लोग ही नहीं निर्मित होंगे तो राष्ट्र का कल्याण असंभव है, क्योंकि राष्ट्र के को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कौन चाहिए? चरित्रवान नागरिक। प्लेटो ने नागरिकों को चारित्रिक उत्थान और राष्ट्र कल्याण को मनुष्य के सभी प्रयत्नों का निर्णायक माना। यानी उनकी दृष्टि थी, उनका कहना था कि मनुष्य के सभी प्रयत्न, यानी मनुष्य जो कुछ भी करता है उसको तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। यदि वो नागरिकों के चारित्रिक उत्थान, उसका कार्य जो उसके द्वारा किया जा रहा है वो मनुष्य के चरित्र का उत्थान कर रहा है, तो इसका मतलब है, श्रेष्ठ है। राष्ट्र का कल्याण कर रहा है तो वो भी श्रेष्ठ है। यानी कोई भी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य तब श्रेष्ठ माना जाएगा जबकि वो नागरिकों के चरित्र का निर्माण कर रहा हो और राष्ट्र का कल्याण कर रहा हो। वे काव्य कला की समाज कल्याणकारी अंतः शक्ति से पूरी तरह से परिचित थे। उनको पता था कि काव्य, क्योंकि उन्होंने एक जगह ये कह दिया कि काव्य कला उतनी प्रभावशाली होती है कि वो सन्मार्गगामी, अच्छे मार्ग पर जाने वाले श्रेष्ठ उच्च कोटि के व्यक्ति को भी पथभ्रष्ट कर सकती है। तो वो काव्य कला की शक्ति से परिचित थे और ये भी मालूम था कि यदि ये शक्ति सही दिशा में लग गई, यानी समाज कल्याण की दिशा में लग गई, तो निश्चित रूप से ये समाज का कल्याण कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही उनको पूरा विश्वास था कि जो आदर्श काव्य कला के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, जन साधारण के लिए उनका वैसा का वैसा अनुकरण कर उन्हें अपने जीवन में उतारना नामुमकिन है, असंभव है। यही कारण है कि वो काव्य कला को की आलोचना करते थे, उसे समाज की दृष्टि से उपयोगी नहीं मानते थे। यानी काव्य कला कल्याणकारी है समाज के लिए, लेकिन उनका विश्वास था कि उस काव्य कला का प्रभाव तभी सामने आएगा, जो अच्छा प्रभाव है वो तभी सामने आएगा जब नागरिक उसका अनुसरण अपने जीवन में कर सकेंगे, उसमें बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकेंगे, जो कि प्लेटो की दृष्टि में असंभव सी बात थी। प्लेटो ने काव्य की अनुकरण मूलक मिथ्या प्रकृति को पलंग के उदाहरण से स्पष्ट किया। उम्मीद करती हूँ ये उदाहरण बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा ताकि आप इस अनुकरण और प्रत्यय और इन सारी बातों को अच्छी तरह समझ लें। वे लिखते हैं, मूल या मौलिक पलंग वह है जो प्रत्यय विचार रूप में ईश्वर निर्मित है। यानी ईश्वर के मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ कि एक पलंग जैसी चीज होनी चाहिए। क्यों पलंग जैसी चीज का उदाहरण? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली है। और प्लेटो मानते हैं कि सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं मनुष्य बनाता है, वास्तव में उसका विचार ईश्वरीय प्रेरणा से जन्म लेता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी पलंग बनाएगा, बनाने वाला भले ही अलग हो, लेकिन उसके अंदर जो विचार है वो ईश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। यानी विचार क्योंकि ईश्वर से के द्वारा बनाया गया है, तो बढ़ई उस प्रत्यय का अनुकरण करता है। जो विचार ईश्वर का है उस का अनुकरण करके लकड़ी का पलंग बनाता है, यानी अनुकरण हो गया। चित्रकार उस लकड़ी के बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग को देखकर चित्र बनाते हैं पलंग का, तो अनुकरण का भी अनुकरण हो गया, सत्य से दुगनी दूर।
कवि इस अनुकृत को देखकर उसके ऊपर काव्य सृजन करता है, तो अनुकरण का पुनः अनुकरण हो गया, जो मूल रूप से पर्याप्त विच्छिन्न होने के कारण असत्य और मिथ्या है, क्योंकि वो सत्य से बहुत दूर हो गया है, इसलिए वो क्या है, वो सत्य नहीं है, असत्य है और मिथ्या है। तो इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने न केवल अनुकरण का सिद्धांत स्पष्ट किया, अपने प्रत्यय का मूल जो अनुकरण के रूप में है उसको स्पष्ट किया, और साथ ही ये भी बताया कि वे काव्य को सत्य का प्रतिपादक क्यों नहीं मानते, क्यों काव्य की आलोचना करते हैं। काव्य का सत्य भी इसी प्रकार से सार्वभौम सत्य का छायाभास मात्र है, यानी जो सत्य ईश्वर के विचार के रूप में जन्मा, उसकी एक छाया का आभास मात्र है, छाया भी नहीं है बल्कि छाया का एक आभास मात्र है, इसलिए ये पूरी तरह से अशुद्ध है, मिथ्या है, असत्य है। इस प्रकार प्लेटो का मत है कि कलाकार केवल अनुकरणात्मक प्रस्तुतिकरण करते हैं, कवियों और कलाकारों को वह केवल अनुकरणकर्ता मानते हैं। क्या मानते हैं? अनुकरणकर्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। प्लेटो का मत है कि कलाकार पदार्थ की मूल प्रकृति से अनभिज्ञ होते हैं और अज्ञानता पूर्वक किया गया अनुकरण क्षुद्र होता है। क्षुद्र यानी तुच्छ होता है, निम्न कोटि का होता है। फिर उस उदाहरण पलंग के उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग का चित्र बनाने वाला चित्रकार उस पलंग की प्रकृति को नहीं जानता कि किस प्रकार की प्रकृति है, कैसी लकड़ी है, किस तरह की वस्तुओं का प्रयोग उसमें किया गया है और क्यों इस विचार को ने परमात्मा के हृदय में जन्म लिया, इस बात को नहीं जानता, इसीलिए उसका जो पलंग का चित्र है वो सत्य से कोसों दूर है। इसी प्रकार जो ट्रेजेडी का कवि है, ट्रेजेडी यानी त्रासदी, त्रासदी यानी दुख, दुख जिसमें सिमटा हुआ जो कवि है, यानी दुखपूर्ण रचनाएं लिखने वाला जो कवि है, वो वास्तव में अनुकार्य यानी जो नायक नायिका है उनके जीवन में जिस दुख का चित्रण करता है अपने काव्य में, वास्तव में उस दुख से वो अपने हृदय के स्तर पर परिचित नहीं होता, वो केवल अपनी कल्पनाओं के, अपनी भावनाओं के आवेग के आधार पर उसका चित्रण करता है। और यही कारण है क्योंकि वो अनुकार्य यानी नायक नायिका की मूल प्रकृति से अपरिचित रहता है, इसीलिए वो जो कुछ भी अभिव्यक्त करता है वो मिथ्या है, सत्य से कोसों दूर है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है, असत्य है। जिस वस्तु या पात्र को मूलतः न जानते हुए चित्रित किया जाए, स्वाभाविक है कि वह उत्कृष्ट कोटि का चित्रण नहीं हो सकता, इसीलिए प्लेटो ने काव्य की आलोचना की। प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी का कवि हमारे विवेक को नष्ट करके हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट करता है। इस कथन को समझने के लिए दोस्तों हमें एक बार फिर ये याद रखना है कि प्लेटो मूलतः एक राजनीतिक दार्शनिक है, तो वो राजनीति के चश्मे से ही सारी स्थितियों को देखते हैं। तो जब वो ये लिखते हैं कि कोई कवि ट्रेजेडी का वर्णन कर रहा है यानी दुखपूर्ण काव्य लिख रहा है, दुखांत रचना लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि दुख उत्पन्न करने वाली जो भावनाएं सोई हुई हैं पाठक में या जन आम आदमी में, उन्हें जगा रहा है। और दुख से भरपूर जो भावनाएं जागती हैं वो व्यक्ति को कमजोर बना देती हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कमजोर व्यक्तित्व प्लेटो की दृष्टि में किसी भी शासन व्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उन्होंने कवियों का विरोध किया, क्योंकि वो ट्रेजेडी के कवि पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो किस बात पर विश्वास करते हैं, केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति वाले काव्य पर नहीं, बल्कि तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला उपयोगी शासन व्यवस्था के लिए कल्याणकारी काव्य ही उनकी दृष्टि में प्रशंसनीय है। प्लेटो ने कविता को अंतः प्रसूत भावोद्गार माना, इसलिए काव्य की विश्वसनीयता और उसके सत्य के स्थानापन्न होने के विषय में संदेह व्यक्त किया। यानी सत्य का स्थानापन्न यानी सत्य का की जगह लेना, यानी स्वयं सत्य होना। सत्य क्यों नहीं हो सकती कविता? क्योंकि वो अनुकरण के अनुकरण का भी अनुकरण है और छाया का भी आभास मात्र है, इसलिए उन्होंने इसकी उपयोगिता के विषय में संदेह व्यक्त किया।
उनका विचार था कि जब कवि कर्म तर्क की कसौटी पर कसकर किया जाता है, तब कवि की अभिव्यक्ति गंभीर सत्य का उद्घाटन करती है। काव्य का अनुशीलन मनुष्य की करुणात्मक अनुभूति को पल्लवित करता है और करुणात्मक अनुभूति का यह पल्लवन मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम दुख भरी भावनाओं को उभारते हैं, करुणा को उभारते हैं, प्रेम को उभारते हैं, जो कि मनुष्य को दुर्बल बनाती हैं, ये इस तरह की भावनाएं मनुष्य को दुर्बल बनाती हैं, तो इसलिए वो मनुष्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है प्लेटो की दृष्टि में, और यही कारण है कि इस तरह के काव्य का उन्होंने विरोध किया। मानसिक रूप से रुग्ण मनुष्य के लिए प्लेटो के आदर्श गणतंत्र में कोई स्थान नहीं था, इसलिए उन्होंने काव्य और कवि का बहिष्कार किया, क्योंकि काव्य उनकी दृष्टि में मनुष्य को मानसिक रूप से रोगी बनाता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ और रुग्ण व्यक्ति का उनके गणतंत्र में कोई स्थान नहीं था। उन्होंने रिपब्लिक में लिखा, पोइट्री फेड एंड वाटर्ड द पैशंस इंस्टेड ऑफ ड्राइंग देम अप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कविता फेड यानी पोषण किया और वाटर्ड यानी सींचा, पैशंस यानी भावनाओं को। कौन सी भावनाओं को? जो मनुष्य को कमजोर करती हैं, उन भावनाओं को। जबकि कविता का काम क्या होना चाहिए था? उनको समाप्त करना। जो भावनाएं मनुष्य को कमजोर बनाए, उन्हें ड्राइंग यानी सुखाना। सुखाने का व्यंजित अर्थ क्या हुआ? यानी उन्हें प्रभावहीन करना, उन्हें दबाना, ताकि मनुष्य सबल रूप में शासन व्यवस्था के लिए कल्याणकारी हो। तो वो लिखते हैं, पोइट्री फेड एंड वाटर्ड द पैशंस instead of drying them up and let them rule instead of ruling them and as they ought to be ruled with a view to happiness and virtue of mankind। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि वास्तव में क्या होना चाहिए कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर अपनी इच्छा से उन्हें दिशा देनी चाहिए, लेकिन जब करुणा, दुख आदि भावनाएं जागृत हो जाती हैं, तो वो मनुष्य के मस्तिष्क पर, उसके हृदय पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो उस पर रूल करने लगती हैं, यानी शासन करने लगती हैं और अपने हिसाब से चलाती हैं, जो कि जीवन की गलत दिशा होती है। तो इस बात को, इसलिए उन्होंने इस तरह की कविता को अनुपयोगी माना। क्योंकि ये मनुष्य की खुशी के लिए घातक है और वर्च्यू यानी कल्याण, मानव कल्याण, मानव के वर्च्यू का वैसे शाब्दिक अर्थ गुण होता है, लेकिन गुण से का अगर हम व्यंजित अर्थ लेंगे तो यानी मानव के लिए कल्याणकारी इस तरह की भावनाएं नहीं है। तो उन्होंने कविता की आलोचना की। ये कथन हम इसलिए यहाँ पर आपको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप समझें कि मूल रूप से वो किस बात पर बल दे रहे थे। प्लेटो किस बात पर बल दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कि स्वास्थ्य चरित्र की दृष्टि से उत्कृष्ट नागरिक देश में होंगे तो समाज भी व्यवस्थित बनेगा, शासन व्यवस्था भी व्यवस्थित बनेगी। तो काव्य कैसा लिखा जाना चाहिए? जो चरित्र की उन्नति के लिए हो, चरित्र को सबल बनाए, शासन व्यवस्था को मजबूत आधार दे। तो काव्य ऐसा लिखा भी जा रहा है, मान लीजिए, लेकिन प्लेटो मानते हैं कि जो कुछ भी उस काव्य में आदर्श प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जन साधारण के लिए उनका वैसा का वैसा अपने जीवन में अनुकरण करना असंभव है, इसलिए वो काव्य की आलोचना करते हैं। प्लेटो ने युगीन कविता पर 3 आक्षेप लगाए। ये निष्कर्ष है इस पूरे प्लेटो के काव्य सिद्धांत का। कविता सत्य से दूर है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति है, यह छाया चित्र है, और इसकी उत्पत्ति अज्ञान मूलक है, क्योंकि वह सत्य ज्ञान पर आधारित नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य तो क्या है? दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न ईश्वर का विचार, उसके अनुकरण पर ईश्वर के द्वारा निर्मित सृष्टि, उसके अनुकरण पर कोई कलाकृति, उसके बाद कोई काव्य कृति या चित्र। कविता क्षुद्र मानवीय भावों से उत्पन्न होती है, क्योंकि आवेग से उत्पन्न होती है और उन्हीं क्षुद्र भावों का वर्णन करती है। उक्त दोनों कारणों से कविता मानव जाति को हानि पहुंचाती है, इसलिए वह असत्य, क्षुद्र और हानिप्रद है। ये 3 आक्षेप उन्होंने कविता पर लगाए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोस्तों, इस दूसरे आक्षेप जो उनके द्वारा लगाया गया, इस पर मेरे मन में एक विचार होता है कि पहली बात, प्लेटो दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न मानते हैं सब विचारों को, फिर दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न ही कविता को मानते हैं, तो फिर कविता में उत्पन्न विचार क्षुद्र कैसे हुए? ये बात
थोड़ी सी विरोधी लगती है, लेकिन यही आक्षेप हैं जो प्लेटो ने कविता पर लगाए। प्लेटो का काव्यजन्य मत कविता संबंधी उसकी निजी वितृष्णा यानी घृणा पर नहीं, यानी ऐसा नहीं था कि मूलतः प्लेटो कविता से घृणा करते थे, नहीं, बल्कि परिस्थितियां जो उस समय उनके देश में यानी एथेंस में यानी यूनान में चल रही थी, उन परिस्थितियों ने उनकी दृष्टि को इस प्रकार का बनाया। श्रेष्ठ काव्य के प्रति वह उदात्त और सहिष्णुता पूर्ण उद्गार प्रकट करते हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ और कल्याणकारी काव्य को ही श्रेष्ठ काव्य मानते हैं, जो शासन व्यवस्था को उत्कृष्ट मजबूत आधार देता है और नागरिकों के चरित्र का उत्कर्ष करता है। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि प्लेटो की विचारधारा वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।